नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनूं अपना फाइनेंस मिनिस्टर में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शो की शुरुआत तो हम करेंगे कई सारे अहम पहलुओं के साथ, बताएंगे आपको कि आज शो में क्या है। लेकिन चलिए ऑन द से शुरुआत करते हैं, बताते हैं कि आज के शो में खास क्या है आपके लिए। म्यूचुअल फंड से कब एग्जिट करना चाहिए? अगर आप किसी फंड से निकलना चाहते हैं तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? एग्जिट प्लान की रिटर्न घटा और डर बढ़ा, किस तरह से आप स्मार्ट तरीके से म्यूचुअल फंड को अलविदा कह सकते हैं, बताएंगे हमारे शो में खास आज। हर क्लास के साथ कैसे करें स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन, कैसे चुने कम जोखिम बेहतर रिटर्न वाले फंड्स, इलेक्शन नज़दीक आने पर इक्विटी से डेट में कैसे स्विच करें, स्मॉल कैप में ज़्यादा निवेश से कैसे आपको बचना चाहिए। साथ ही आपके पोर्टफोलियो में अगर आपको कोई सवाल पूछने हैं तो अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आपको अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर देने हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। और साथ ही आपको जो है अपने सवाल यूट्यूब पर भी छोड़ने हैं, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पर हमें लाइव देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको अपने सवाल छोड़ने हैं ताकि हम आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकें हमारे शो में रोज़ाना। चलिए, म्यूचुअल फंड में निवेश करने की रणनीति तो आप सब बना ही लेते हैं। हमेशा आपको सब जगह बताया जाता है कि म्यूचुअल फंड खरीदना कैसे चाहिए और म्यूचुअल फंड में कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही होता है, कौन सा आपका पहला फंड होना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड में एंट्री करने और निवेश की शुरुआत करने के लिए तो लाखों करोड़ों लोग पंडित बनकर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई आपको कोई बताता है कि म्यूचुअल फंड से निकलना कब है, या क्या म्यूचुअल फंड से निकलना भी चाहिए, किस तरह के फंड से निकलना चाहिए आपके करंट पोर्टफोलियो स्टैंडिंग्स को देखते हुए। आज थोड़ा सा बारीकी में इसी पर हम बात करते हैं और बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, अतुल श्रींगल, फाउंडर सीईओ स्क्रिप्ट बॉक्स। अतुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद, आपने आज समय दिया इतनी इम्पोर्टेंट चर्चा के लिए। क्योंकि अतुल, आप तो इंडस्ट्री वेटरन हैं, आप तो इस व्यवसाय से बहुत समय से जुड़े हुए हैं। आप भी जानते ही होंगे कि म्यूचुअल फंड में खरीदने को लेकर सलाह बहुत मिल जाती है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि फंड से कब निकलें। ठीक है, सब बताते हैं कि बाजार के चाल के मुताबिक कौन से थीम्स काम कर लेंगे, कौन से मार्केट कैप के फंड्स काम कर लेंगे, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि इस तरह के फंड से आप निकल जाए। तो फंड से निकलने की या फंड के साथ ब्रेकअप करने की या फंड से एग्जिट करने की रणनीति सही होती है क्या? अतुल, पहले आप मुझे ये बताइए। थैंक यू वेरी मच कविता फॉर हमें इस शो पे बुलाने के लिए, एंड थैंक यू टू द ऑडियंस कि आप हमारी बात सुन रहे हैं। ये आपका बिल्कुल सही कहना है कि बड़े पंडित मिलते हैं जो कहते हैं कि इसको खरीदिए, अब खरीदिए, पर जितना जरूरी अच्छी तरह खरीदना है उतना ही जरूरी सोच समझ के निकलना भी है। तो रणनीति इस पे बेसिस करते हैं कि आप क्यों निकालना चाहते हैं पैसे। आपने कुछ खरीदना है, आपको बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजना है, आप रिटायर हो रहे हैं, या फिर आप डर गए हैं, या फिर आप ग्रीडी हो गए हैं कि किसी ने आपको मॉर्निंग वॉक में बोला ये बेचो वो खरीदो, राइट। तो ये हिसाब जरूरी है कि आप क्यों करना चाहते हैं जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं। अगर आप खुद बेचना चाहते हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं कि आपको पैसे की जरूरत है। अगर शॉर्ट टर्म पैसे की जरूरत है तो हमारी ये सजेशन होगी या सलाह होगी कि सोचिए कि क्यों। ऐसा तो नहीं कि आप लोन ले सकते हैं अपने सिक्योरिटी के अगेंस्ट या कोई फिक्स डिपॉजिट तोड़ सकते हैं। तो सोच समझ के पूरा एसेट्स देख के आपको अपना एग्जिट लेना चाहिए। जब आप एग्जिट ले रहे हैं तो ये कंसिडर करना चाहिए कि इसकी परफॉर्मेंस कैसे रही है। अगर आप ये बेचेंगे और कुछ और खरीदने की सोच रहे हैं तो इसके स्विचिंग कॉस्ट कितना होगा, एग्जिट लोड कितना होगा। तो रणनीति इस हिसाब से होती है कि आप
होलिस्टिक व्यू लें। देखिए ये बहुत कंफ्यूजिंग मामला है, चाहे पंडित कितने भी कहें। हमारा क्या मानना है कि सबसे सिंपल ये चीज है कि आपका एसेट एलोकेशन क्या है और आप ये क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने घर खरीदना है, आपने अपने बच्चों को कॉलेज में डालना है, आपने रिटायरमेंट करना है, कि केवल आपको तेजी चाहिए मार्केट में। जहां तक आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो जितना आपने लॉन्ग टर्म सोच के इन्वेस्ट किया है उतना ही लॉन्ग टर्म सोच के एग्जिट करिए। एग्जिट करते समय मैंने कहा टैक्स के बारे में सोचिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, कौन सा एसेट क्लास आप बेच रहे हैं, डेट वर्सेस इक्विटी। आपको क्या लगता है कि क्यों ये परफॉर्मेंस नहीं है। अगर आपको परफॉर्मेंस लग रही है खराब, आपने क्या एनालिसिस किया है, कितना टाइम पीरियड सोचा है, या फिर आपने कोई सेक्टोरल या थीम में किसी कारण आपने पैसा डाल दिया हो। राइट, कभी लोग कहते हैं डिफेंस खरीदिए, कभी कुछ लोग कहते हैं कंजम्पशन खरीदिए, और आपने भी खरीद लिया है किसी कारण, और आपको लग रहा है तो ये काम नहीं कर रहा, अब हमको निकलना चाहिए जरूरी से। पर ये जरूरी नहीं है कि जो अभी कम है वो बाद में भी कम रहेगा। तो हमारा अगेन ये सलाह है कि किसी जो एक्सपर्ट है उससे बात करिए, वो शायद थोड़ा ज्यादा जानते हो। जैसे हम कहते हैं कि अगर आपको कोई बीमारी हो तो आप चाहे कितना भी अपनी मॉर्निंग वॉक से पूछ लें या गूगल से पूछ लें, अल्टीमेटली आप किसी एक डॉक्टर के पास जाएंगे। सिमिलरली अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल। करनी है तो आप एब्सोल्युटली किसी से नहीं, बात एक्सपर्ट करें। के पास जाना ज़रूरी होता है। और हमारी दरअसल अतुल इस शो के ज़रिए कोशिश भी ये होती है कि हम लोगों को निवेश के सारे कॉन्सेप्ट समझाएं ताकि उनके अंदर भी जागरूकता हो। तो ऐसे में क्या होता है, खुद भी आपके पास जानकारी होती है, आप एक एक्सपर्ट के पास भी जाते हैं, तो आप जो है ठगे नहीं जा सकते। ठीक है, आपको पता होता है कि सलाह सही मिल रही है या गलत मिल रही है, और इसीलिए आप जैसी आवाज़ों को भी शो पर हम लेकर आते हैं। तो आपने कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं जिसके बिना पर आप समझ सकते हैं कि फंड्स आपके लिए सही है या नहीं है। लेकिन अतुल, जिस तरह का माहौल है ना हमारे देश में, जहाँ पे इन्वेस्टर्स की तादाद बढ़ रही है, इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टिंग को लेके अवेयरनेस बढ़ रही है, और ऐसे में उनकी रिस्क प्रोफाइलिंग बदल रही है, वो रिस्क को अलग तरीके से समझना भी शुरू कर चुके हैं। फंड्स को पोर्टफोलियो में डालने के बाद उसको मॉनिटर करना है और उनमें अपने निवेश को बढ़ाना है। कुछ प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में जगह पर रखने चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। अब ऐसे में किसी को अगर परफॉर्मेंस की तुलना करनी है, अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जिसके बिना पर आप फंड से एग्जिट करने का डिसीजन लेंगे अतुल, ये बात तो आप मानते हैं। इन तमाम पैरामीटर्स में से अगर मैं सबसे पहले परफॉर्मेंस एक पैरामीटर समझना चाहूँ तो वो परफॉर्मेंस मुझे कैसे आंकनी चाहिए? अच्छा, फंड को परफॉर्म करने के लिए मुझे कितना समय देना चाहिए? क्योंकि ऐसा तो हुआ नहीं ना कि बाजार गिरा और सभी फंड्स गिर रहे होंगे उस कैटेगरी के, तो मेरा फंड अगर ज़्यादा गिर रहा है तो मैं उसमें से अभी निकल जाऊँ, है ना? या आपने कोई नया फंड ले रखा है जिसकी परफॉर्मेंस जो है फिलहाल पिकअप नहीं हो रही, तो उसे कितना समय देना चाहिए? बेसिकली परफॉर्मेंस एज अ पैरामीटर टू एग्जिट अ फंड हमें अगर कंसिडर करना है तो क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होंगी? तो कविता जी बिल्कुल, तो मैं एक तो अपना ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह सटा रहूंगा कि एसेट एलोकेशन के बेसिस पे करिए। अगर आपका 60% इक्विटी है, 30% डेट है, 10% से गोल्ड है या प्रेशियस मेटल्स है, तो उस हिसाब से पहले रहिए। उसमें अगर आपका लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का कोई एसेट एलोकेशन है, उसी में से 40-10-10, तो अब लार्ज कैप का अलग से देखिए, मिड कैप का अलग से देखिए, स्मॉल कैप का अलग से देखिए, डेट का अलग से देखिए। पहले ये सोचिए कि आप किस एसेट क्लास के लिए क्या कर रहे हैं। अब परफॉर्मेंस की बात आई, कम से कम मतलब ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, क्योंकि कई बार फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, 3 साल का, 5 साल का, 1 साल के बना पे, या 1 महीने, 3 महीने, जो ये हम लोग स्कोर शीट्स देखते हैं। कई कई वेबसाइट ऐसी हैं जो आपको स्कोर कार्ड देंगी डेली परफॉर्मेंस की, मंथली परफॉर्मेंस की। ये बिल्कुल गलत है हमारे हिसाब से कम 1 या 3 साल, डिपेंडिंग अगेन कि आपको कौन सा एसेट क्लास में आप हैं। ये देखिए उसकी वॉलेटिलिटी कितनी है, उसके रिटर्न्स कितने हैं, उसकी कंसिस्टेंसी कितनी है, और उस फंड मैनेजर का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है अलग अलग स्कीम्स में अगर उनका पास है। तो 4-5 चीजों को सोच के देखिए कि आपकी परफॉर्मेंस आप कैसे मेजर कर रहे हैं। आप मीडियन से कंपेयर कर रहे हैं या बेंचमार्क से कंपेयर कर रहे हैं। आप कम से कम 6 या 8 क्वार्टर को देखिए कि कंसिस्टेंसी कितनी रही है। तो इसके लिए काफी मैथ की जरूरत है, कुछ सोच की जरूरत है। तो रिपीट करने के लिए थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचिए, एसेट क्लास सोचिए, फंड मैनेजर को देखिए, बना कि केवल उस फंड को देखिए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, कितनी देर में वो वापस आते हैं। अगर उसका पहले अंडर परफॉर्मेंस रहा है तो क्या हुआ है, और जो ये अंडर परफॉर्मेंस है किस किस महीने पे है, केवल 1 क्वार्टर की है या कंसिस्टेंटली 4-6 क्वार्टर तक कम रही है। तो उस हिसाब को ये सबको मिला के आपको सोचना पड़ेगा कि हम इस फंड में रहें या निकलें, और जब निकलें तो कहाँ जाएं।
वो इतना ही जरूरी है कि कहाँ कब निकले। तो ये दोनों सब कुछ मान के रखना पड़ेगा। इसके अलावा और कौन से पैरामीटर्स हैं जो आपको लगता है कि हमें समझने चाहिए? परफॉर्मेंस इसीलिए मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि आजकल हर किसी को रिटर्न के पीछे भागना होता है, हालांकि वो सही तरीका नहीं होता, ठीक है। परफॉर्मेंस के अलावा और आप कौन से पैरामीटर्स को हाईलाइट करवाना चाहेंगे? पुरानी मारुति ऐड है कि आप सब कुछ देखते हैं, बड़ा इंजन देखते हैं, सब कुछ देखते हैं एक बड़ी शिप का, और बोलता कितना देती है। अनफॉर्चुनेटली ये रियलिटी है कि सब लोगों को केवल रिटर्न सबसे पहले दिखते हैं। हमारा ये मानना है कि जैसे मैं कह रहा हूं एसेट एलोकेशन, आप ये क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? अगर आपको ये पैसा 7 साल बाद चाहिए तो कुछ और होगा, आपको ये पैसा 1 साल बाद चाहिए। अगर ये आपका इमरजेंसी फंड है तो आप अगर लिक्विड्स में है तो उसमें क्या परफॉर्मेंस सोचेंगे, उस पैसा को अलग रखिए। तो एसेट एलोकेशन, मार्केट की क्या डायरेक्शन है, क्या आपका एडवाइजर आपको क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारा ये काम एज एडवाइजर है कि हम आपको सिखाएं, आपको नॉलेजेबल बनाएं। हमारा जैसे स्क्रिप्ट बॉक्स में हमारा मानना है कि हम आपके को ड्राइवर हैं, आपके बगल में बैठ के आपको सिखा रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, और हम आपकी सीट बेल्ट हैं कि आपको एक्सीडेंट नहीं होने देंगे। कि अगर ज्यादा लोग पैसा इसलिए खोते हैं कि वो गलती करते हैं, इसलिए नहीं कि वो सही काम करते हैं। तो कब बेचना है, क्या बेचना है, तो परफॉर्मेंस मतलब आप के अलावा आपका एसेट एलोकेशन, आपका गोल क्या है, आपका ट्रिगर क्या है। और कई बार लोगों को केवल नाम सूझता है कि यार ये वाला फंड आजकल तेज चल रहा है, इसको खरीद लें। जैसे मैं कल का एग्जांपल लेता हूं, इंडिया प्लेड सो वेल और हम लोग जीते, जबकि बुमराह नहीं था और आकाशदीप जो इससे पहले इतना नहीं खेला था उसने खाया। तो पूरी टीम की जरूरत होती है, आपके पास ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है कि आप फंड खरीदते चले गए हैं और सडनली आपके पास हर कैटेगरी में 8-10 4 फंड हो गए हैं, तो कैसे बनाएं? करीब 15-14 फंड का अगर आपका पोर्टफोलियो हो, 4-6 एसेट क्लास हो, आप उसको मॉनिटर कर रहे हो, तो ये तरीका होगा खरीदने का और निकलने का। और ये भी है कि हर साल एक बार अपना पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू करें, आपका एसेट एलोकेशन क्या है, कौन से फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, किस में से निकलें और किस में नेक्स्ट जाएं। तो कई बार ऐसा होता है कि आप कहें कि लार्ज कैप में रहें और मिड कैप से निकल के लार्ज कैप, बिकॉज मिड कैप की वैल्यूएशन ज्यादा हो गई है या आपके फंड की वैल्यूएशन ज्यादा हो गई है। तो काफी पैरामीटर्स आते हैं इसके अंदर, अपार्ट फ्रॉम, और ऑब्वियसली एग्जिट लोड और टैक्स का भी को भी जरूरी कंसिडर करना चाहिए। अक्रॉस मार्केट कैप्स बात की है, रीबैलेंसिंग की। अगर मान लीजिए कि मेरा मिड कैप फंड परफॉर्म नहीं कर रहा और मुझे उसमें से निकलना है, तो क्या मैं दूसरे इसी क्षेत्र का फंड ले सकती हूँ, या आपको लगता है कि कैटेगरी ओवरऑल आपको निकल जानी चाहिए? एग्जिट फंड की बात हो रही है, लेकिन स्पेस से भी निकलने की बात हो रही है साथ में। जी, समय समय की बात है। अगर आपको लग रहा है कि मिड कैप एज अ कैटेगरी वैल्यूएशंस एक्सेस में हो गए हैं हिस्टोरिकल रिटर्न्स के हिसाब से, या फिर कोई मायना नहीं है कि ये वैल्यूएशन एक्स्ट्रा या जो भी पी मल्टीपल्स है कैटेगरी की ऊंची रहेंगी, तो शायद आपको रीबैलेंस करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल निकलना चाहिए। अगर आपकी करंट एलोकेशन, जैसे मैं कह रहा था 40-10-10 है, शायद आप 45-5 जाना चाहें लार्ज कैप मिड कैप में, या 45, तो अगर आपके पास 2 फंड हैं मिड कैप में, एक निकल आई, एक किसी और चीज में डाल दीजिए। तो ये सब अगेन काफी इसके पीछे साइंस होता है, आपका पर्सनल रिस्क अवर्शन होता है। एक बहुत जरूरी बात है कि हर इंसान अलग होता है। हर इंसान, किसी के पास कॉलेज के बच्चे हैं, किसी के बच्चे छोटे हैं, कई लोग सिंगल हैं, कई लोग रिटायर्ड हैं। सो सबके लिए एक जवाब नहीं होगा। जवाब आपके पर्सनल सर्कमस्टांसेस पे, आपके रिस्क एपेटाइट पे होगा। तो आप किस सेगमेंट में, आपकी कितनी रिस्क एपेटाइट है। कई लोग हैं जो स्मॉल कैप बिल्कुल नहीं खरीदते और उनके लिए सही है कि उनको उसमें मानसिक संतुष्टता उसी में मिलती है। तो कविता जी, कोई सीधा आंसर नहीं है, पर ये आंसर है कि आप लोगों के लिए कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखिए, ओवर डाइवर्सिफाई मत करिए, हर एसेट क्लास को एक सही पोर्शन रखिए, और क्या पोर्शन है वो आपकी रिस्क एपेटाइट है, मार्केट का आउटलुक है, वैल्यूएशंस हैं, उसके अंदर अगर आपको मिड के बाद के, कमिंग बैक टू द आंसर, कि अगर मिड कैप में आपके पास 2 फंड हैं, कौन सा निकलना है, कौन सा खरीदना है, ये आप पे। चलिए, लेकिन इसके अलावा जब भी आप किसी फंड से निकलते हैं तो
कई बार आपको इसको सही तरीके से स्ट्रैटेजाइज भी करना होता है। अब आप निवेश भले ही रोक सकते हैं, लेकिन क्योंकि अगर आपने उसमें अच्छा खासा अमाउंट निवेश कर रखा है तो उस पैसे को आपको कब निकालना चाहिए, तो ये भी एक पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हमारे शोज़ में अक्सर लोग ईएलएसएस फंड्स को लेकर सलाह मांगते हैं हमारे एक्सपर्ट से। ईएलएसएस फंड में वो निवेश कर रहे होते हैं या बंद कर चुके होते हैं। कई लोग जो कि नए टैक्स रिजीम में जा चुके होते हैं, उनको ईएलएसएस फंड में निवेश करने को लेकर अब कोई फ़ायदा नहीं महसूस होता, तो इसलिए वो शिफ्ट होना चाहते हैं। पर अब उनके लिए निवेश रोक देना तो सही है। अब 3 साल का लॉक इन है, तो आपको हर देखना पड़ेगा। अगर एसआईपी कर रहे हैं तो हर एसआईपी को 3 साल होने देना पड़ेगा। लमसम किया है तो पूरे अमाउंट को जो है लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद ही आप निकल पाएंगे। लेकिन पैसा निवेश रोकना और पैसा निकालना, ये दोनों अलग अलग स्टेजेस पर भी डिपेंड करता है। तो किस स्टेजेस पे डिपेंड करते हुए आप ये कॉल ले सकते हैं कि आप निवेश रोक दें और पैसा ना निकालें, या निवेश रोकने के बाद पैसा भी निकाल लें? ये बहुत गहरा सवाल है कविता जी। ये अगेन, अगर आप निवेश कर रहे हैं और आपको आदत है कि आप महीने से अपनी सैलरी का या जो भी इनकम है 20-30% जो हमारा कम से कम मानना है हर इंसान को करना चाहिए, आप इन्वेस्टमेंट करें, निवेश करें। अगर आप एक कैटेगरी को सोच रहे हैं कि अब मिड कैप या स्मॉल कैप अब रन अप हो गए हैं किसी कारण से, और अब मैं और पैसा नहीं डालना चाहता हूं, अब मैं रीबैलेंसिंग ऐसे करूंगा कि जो मेरा फ्यूचर पैसा है अगले साल का वो मैं सारा लार्ज कैप में डाल दूंगा, तो आप स्टॉप कर सकते हैं अपना स्मॉल कैप का इन्वेस्टमेंट। बिकॉज आपका व्यू है और आपका मानना है, आपकी एनालिसिस है वैल्यूएशन के बना, मार्केट आउटलुक के बना, कि अब ये होने की संभावना है। मार्केट कोई नहीं जानता क्या होगा। पर इसको रखते हुए, नजर में रखते हुए, मैं क्या करना चाहता हूं, क्या करना चाहती हूं, आप ये करेंगे। आप जिसमें डाल रहे हैं उसमें रोक लें और वही पैसा जिसमें आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस है उसमें शुरू कर दें। तो आप, ये जरूरी नहीं है कि आप जब स्टॉप करें आप निकालें। जैसे हम लोग अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो रीबैलेंस करते हैं हर साल, हम बोलते हैं कि आप ये वाला फंड रखिए, पर जो नया पैसा आएगा आप नए फंड में डालना शुरू करिए। तो ये बेस्ट तरीका होता है। और जब जो बात रही कब निकलना चाहिए, वो अलग से एनालिसिस होगी हर फंड की, हर कैटेगरी की। आपने प्रॉफिट बुकिंग करनी है, अब कोई कैटेगरी रन अप हो गया है, कोई फंड रन अप हो गया है और आपको लग रहा है कि ये अच्छा टाइम है कि मैं थोड़ा पैसा निकालूं। जहां तक मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं, पर कई बार ऐसा भी होता है कि लोग केवल निवेश करते हैं, खर्च नहीं करते हैं। पर ऐसा जरूरी है कि अगर हम निवेश कर रहे हैं, पैसा जोड़ रहे हैं, थोड़ा उसको एंजॉय भी करें। तो अगर ज्यादा प्रॉफिट हो गया है किसी एक कैटेगरी में, किसी एक फंड में, थोड़ा पैसा लीजिए, छुट्टी पर जाइए, वो नई गाड़ी खरीदिए। बिल्कुल, आपने सही कहा। और ऐसे जब भी हम फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की बातें करते हैं ना, तो ये सब बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। अतुल, कई बार ना लोग पोर्टफोलियो मतलब अच्छा कुछ फंड्स खरीद लिए, अच्छा कुछ शेयर्स में अपने पैसे डाल दिए, कुछ सोना आपने खरीद लिया और उनको लगता है कि उनका पोर्टफोलियो बन गया। लेकिन पोर्टफोलियो में जो है ना, आपको स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ती हैं और इसी तरह की स्ट्रैटेजीज ध्यान में रखनी है जब आप एग्जिट कर रहे होते हैं किसी म्यूचुअल फंड से। अच्छा, कई बार आजकल है ना अतुल, ये मल्टी एसेट एलोकेशन टाइप के फंड्स बहुत फेमस हो चुके हैं। ठीक है, ये सवाल मैं आपसे इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि देखिए, अपने आप में कैटेगरी बहुत उम्दा है, तारीफ़ करनी चाहिए यहाँ पर रेगुलेटर की भी और तमाम फंड हाउसेस की भी, जो इस तरह की स्ट्रैटेजीज लेकर आ रही हैं। डाइवर्सिफिकेशन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है पोर्टफोलियो का, एक ही फंड में आपको मिल जाता है। अब लोग ये भी हमको पूछते हैं कि अच्छा, हमने तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ले रखा है, अब उसके अलावा हमारे पास दूसरे जो फंड्स हैं हम उनका क्या करें? क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक्सपोजर आपको मल्टी एसेट एलोकेशन में मिल रहा है वो काफ़ी हद तक पर्याप्त है। मेजॉरिटी एलोकेशन इक्विटी में है, डेट में है और थोड़ा थोड़ा गोल्ड और बाकी एसेट क्लासेस में है। ओवरऑल स्ट्रैटेजी, कंसिडरिंग दैट यू हैव अ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इन योर पोर्टफोलियो, हम कैसे करें? ये अगेन केवल इन्वेस्टर की रिस्क एपेटाइट पे, आपके एडवाइजर पे, आपके अप्रोच पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास एक एक्टिव नॉलेजेबल एडवाइजर है, क्योंकि जो फंड मैनेजर्स हैं अपने अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं। अगर कोई फंड मैनेजर डीपली 20 साल 25 साल से इक्विटी में एक्सपर्ट है, सिमिलरली कोई फंड मैनेजर 10 15 20 साल से डेट फंड्स की रिसर्च कर रहा है, उसको नॉलेज है, उसकी एक्सपर्टीज है। अगर आपको, जैसे आप अगर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप थोड़ा जाएंगे किसी कार्डियोलॉजिस्ट के, बोलेंगे कि आप मेरा पैर का भी ऑपरेशन कर दो, कि आप सब कुछ ही मेरे पे कर पाओ। तो हमारी क्या मानना है, वाइल ये कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई लोगों के लिए सही है, पर जब आपके पास एक्सपर्टीज है
कि आप अपने हार्ट अपने डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाइए, अपना कान का रोग कान के स्पेशलिस्ट को दिखाइए। सो जब स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं और वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आप अपना पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखना चाहते हैं जो आपके अलाइंड हो आपके इंटरेस्ट पे, जैसे मैं कह रहा था कि एग्जिट लोड वगैरह अलग है और टैक्सेस अलग हैं, पर आपको अगर लग रहा है कि वाई पूरा क्यों कैश आउट करूं, मैं शायद अभी केवल डेट निकालना चाहूं, कभी शायद मैं केवल एक इक्विटी निकालना चाहूं, तो वाइल बैलेंस एडवांटेज फंड या जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, ये नया प्रोडक्ट है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पर अगर आपके पास अच्छा एडवाइजर है जो आपके संग काम करने को तैयार है अगले 20-30-40 साल तक, बिकॉज वेल्थ इज मल्टी जनरेशनल, तो ये 1 साल 2 साल की बात नहीं है, 20-30-40-50 साल की बात है। तो आप इस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करिए कि आप देख पाएं क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या कर सकते हैं एक्टिवली मैनेज का। अगर आप चाहते हैं कि फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट, तो फिर ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड भी आपके लिए काम कर सकते हैं। चलिए अतुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, काफ़ी विस्तार से आपसे बातचीत हुई है और एग्जिटिंग का म्यूचुअल फंड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर किसी के लिए, आपने मार्गदर्शन दिया दर्शकों को, धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार हेमंत जसवीगी हमारे साथ जुड़ेंगे, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए जाएंगे और इस बीच व्हाट्सएप नंबर भी फ्लैश कर देते हैं आपके स्क्रीन पर, क्योंकि वहीं से आपको अपने सवाल जो हैं हम तक पहुंचाने हैं 9619873567, और साथ ही जो है आप यूट्यूब पर भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं और तमाम शोज़ भी देख सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद।